हेलो दोस्तों। हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डिजीज पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है, कैसे होता है, कब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कब हम डाइटरी काउंसलिंग से समझेंगे इसको, क्या प्री डायबिटिक होता है, क्या डायबिटिक होता है, कौन सी रेंज नॉर्मल होती है, क्या इसका डेफिनीशन है, कौन कौन सी सेल्स से क्या क्या होता है। ये जो डिजीज है ये इंडोक्राइन सिस्टम की है और पैंक्रियाज मोस्टली इसमें इफेक्टिव रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायबिटीज मेलाइटस, है ना। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको हम क्लियर कर लेते हैं, है। जैसे कि ये हमारा पैंक्रियाज है, ठीक है। इसमें जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एसिनार सेल, एसिनार सेल्स। ये पैंक्रियाज का हेड हो गया, ये बॉडी हो गई और ये टेल हो गया। टेल में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। और यही डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, जैसे कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, ठीक है। ये तीन तरीके की सेल्स पाई जाती हैं जो कि टेल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करेगा। एक मिनट, इसको हम लोग इधर थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ से। अल्फा सेल ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करेगा, ग्लूकागॉन और बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करेगा और आपका जो गामा सेल्स होगा वो सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज मैनेज या बैलेंस कैसे रहता है। तो जो ग्लूकागॉन है ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। तो एक बढ़ाएगा एक घटाएगा, तो दोनों क्या करेंगे, मिलके ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस रखेंगे बॉडी में, ठीक है। ये हमारा इतना बताने का पर्पज ये था कि अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंसुलिन, बीटा सेल्स, ये वो सब आएगा बीच में, तो फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए पहले हम उसको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। दूसरी चीज, कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1 डीएम। डीएम मतलब डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक। फिर आएगा टाइप 2 डीएम, वहां पे भी डीएम का मतलब क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद टाइप 1 को हम लोग बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट, आईडीडीएम बोलेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो टाइप 2 होगा
ये NIDDM हो जाएगा। NIDDM मतलब नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटस। ठीक, इस अब हमने आपको फुल फॉर्म यहाँ पे बता दिया। तो इसके आगे से हम क्या करेंगे, जब भी कोई टर्म ऐसे आएगा तो इसको हम शॉर्ट में यूज कर लेंगे। ठीक है, आपको पहले से पता रहेगा तो आप जानते रहेंगे कि ITDM क्या है, NIDDM क्या है, या टाइप 1 DM क्या है, टाइप 2 D2 क्या है। इस तरीके से आप लोग उसको जान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि डायबिटीज मेलाइटस होता कैसे है ना। तो होने का ये, या तो अल्फा सेल हमारा प्रॉपर स्मूथली फंक्शन ना करे, हाइपो फंक्शन रहे, या फिर ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बढ़ जाए। तो हम इनको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, इफ बीटा सेल्स नॉट प्रॉपर फंक्शन देन इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन इनटू द बॉडी और इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकागॉन इनटू द बॉडी इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। फिर हम इसका टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। अगला हमारा क्या रहेगा, कैसे होता है ये, उसको हम लोग देखेंगे इसे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, इफ बीटा सेल्स नॉट functional then increase insulin level into body or increase level of glucagon into the body is known as हाइपरग्लाइसीमिया। है ना। तो क्या हुआ, अगर हमारा बीटा सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो अगर हमारा बीटा सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज इंसुलिन लेवल हो जाएगा, है ना। तो डिक्रीज जब इंसुलिन लेवल हो जाएगा तो उसमें फिर दूसरी चीज क्या बोलेंगे कि अगर जब इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये ग्लूकागॉन ये कौन सीक्रेट करता है, ये अल्फा करता है। तो ये तो अपना काम करेगा ही। तो जब ये अपना काम करेगा तो इसका काम क्या है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के रखना, है ना। तो उससे क्या होगा, इंसुलिन जब काम नहीं कर रहा है तो फिर ये जब बढ़ाता रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स लिखेंगे यहाँ पे। टाइप्स, टाइप में पहला जो आपका आएगा उसको क्या बोलेंगे, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। डीएम ऊपर बोला था ना, डायबिटिक मेलाइटस। उसके बाद सेकंड कौन सा रहेगा, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। एक और पढ़ेंगे हम इसमें, वो क्या रहेगा तीसरा, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस ये कब मिलेगा, ये मोस्टली कहाँ मिलता है, ये प्रेगनेंसी में मिलता है, प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो टाइप्स हमारे कौन कौन से हो गए, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस और जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 1 को क्या बोलेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, और टाइप 2 को क्या बोलेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं।
तो पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस बीटा सेल absent by birth, it is found in childhood। ठीक है, इसमें क्या होगा, बीटा सेल एब्सेंट रहेगा और ये बाय बर्थ से ही रहेगा। ये डायबिटीज कहाँ पाया जाएगा, बच्चों में पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन रहेगा, टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस या फिर NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसमें क्या होगा, it is found in adult due to hypofunction of beta cells। बीटा सेल्स ये एडल्ट में पाया जाएगा और इसमें बीटा सेल्स का फंक्शन कम रहेगा या बहुत कम ही फंक्शन करेगा या बिल्कुल ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे शुगर बढ़ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा रहेगा वो कौन सा है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या करेंगे, ये हमको प्रेगनेंसी में मिलता है अमूमन। मोस्टली जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनमें आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम लोग डायग्नोस करने के लिए ओजीटीटी टेस्ट कराते हैं, जिसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा, अभी फिलहाल इसमें लिख लो, फाउंड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 टाइप का डायबिटीज मेलाइटस, कौन सा है, कैसे है, क्या है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, बीटा सेल्स वर्क करती है या एब्सेंट रहती है, टाइप 1 बच्चों में पाया जाता है, टाइप 2 एडल्ट में रहता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ये प्रेगनेंसी में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसका क्या जो है साइन और सिम्टम रहेंगे, क्लिनिकल फीचर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं पेशेंट में, कैसे हम लोग जानेंगे कि इसको डायबिटीज हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग रहेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या होगा, इसमें ट्रायड जो साइन होता है डायबिटीज मेलाइटस का, 3 जो मोस्ट कॉमन साइन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। ठीक है, तो पहला क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। ठीक है, पॉलीयूरिया का मतलब एक्सेस यूरिनेशन। ठीक है, और पॉलीडिप्सिया का मतलब एक्सेस थर्स्ट, और पॉलीफेजिया का मतलब एक्सेस हंगर।
ठीक है। इसमें पॉलीयूरिया पेशेंट को क्या होगा, बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार यूरिन के लिए जाएगा पेशेंट, और बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया का मतलब, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, एक और सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और कौन सा होगा, ग्लाइकोसूरिया, मतलब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसूरिया। तो इसमें लिखेंगे ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। ये हमारे मोटे मोटे कुछ साइन और सिम्टम हो गए जिनको हम लोग याद रखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। इनको बोलते हैं ट्रायड ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और ग्लाइकोयूरिया। इसके बाद हम लोग फिर जाएंगे किस पे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। क्या क्या इसमें जांचें कराएंगे जिससे हमको पता लगेगा कि इसको डायबिटीज हो गई, है ना। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आता है आपके पास, आप उसको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए आपको पहले हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री में क्या, उसकी पहले फिजिकल हिस्ट्री देखिए, आप हिस्ट्री कलेक्ट अच्छे से पूछिए क्या क्या दिक्कत है, आपको रात में कितनी बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, और क्या क्या वीकनेस लगती है कि नहीं लगती, प्यास की कैसे लगती, कितना पानी पी जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, इसी से सब चीज़ डिफ्रेंशिएट होगी। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब कि उसके हाथ पैर में या पैर में देखेंगे कहीं कोई घाव तो नहीं है जो बहुत दिनों से चल रहा है और वो भर नहीं रहा है ना। जैसे बोलते हैं डायबिटिक फुट, कहीं कोई छोटी सी चोट लग गई और बहुत दिन हो गया उसको अभी तक घाव भरा ही नहीं, दैट इज नोन एज डायबिटिक फुट। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे TLC कितना है, ठीक है। उसके बाद ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसे हम इनर्ट पेयर गैसेस के बारे में जान लेते हैं, pH कितना है, PCO2 कितना है, और ऑक्सीजन कितनी है उसमें, सोडियम पोटेशियम कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, कैल्शियम कितना है। ये सारी चीज़ें हम लोग इससे तुरंत जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद RBS, PP और फास्टिंग। PP का मतलब 2 hours आफ्टर लंच, और ये खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक, ठीक है। ये करेंगे। और इसके बाद और भी टेस्ट होते हैं, जैसे हमको पिछले 3 महीनों की अगर हमें देखनी है शुगर की इसको कैसी चली, इसमें क्या कहते हैं बॉडी में मैनेज रहा, कंट्रोल रहा या नहीं रहा, उसके लिए हम लोग करते हैं हीमोग्लाइकोसाइलेटेड टेस्ट, HbA1c, ठीक है। तो ये इतना प्रॉपर। और एक हम लोग कर लेंगे
एक्सरे चेस्ट। ठीक है, इसको ऊपर शायद दिख नहीं रहा होगा। एक इन्वेस्टिगेशन और हम करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सरे चेस्ट पीए व्यू डिजिटल। मतलब एक्सरे चेस्ट वैसे हम कराएंगे, जो रेज है उसकी पोस्टीरियर टू एंटीरियर डालेंगे, और हमें डिजिटल चाहिए। ठीक है, इतना इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इससे हमें मोटा मोटा पता चल जाएगा पेशेंट का टीएलसी कितना है। पेशेंट को एबीजी करेंगे, उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्रेटिनिन, कैल्शियम, पीएच, पीसीओ2, O2, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आरबीएस में पीपी में कितना ब्लड शुगर रहा, उसे फास्टिंग में कितना रहा, HbA1c में कितना रहा, तो इससे हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या क्या इनको दे सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद ट्रीटमेंट पे आएंगे तो उसमें देखेंगे कि हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट इनको दे सकते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में पहले हम लोग उनको डाइटरी काउंसलिंग करेंगे। डाइटरी काउंसलिंग का मतलब कि पहली बात, उनको फास्ट नहीं रखना है, नो फीस्ट, नो फास्ट, कोई फास्ट नहीं रखना है, कोई दावत अटेंड नहीं करनी है। ठीक है, कोई फास्ट नहीं रखना है, कोई दावत अटेंड नहीं करनी है। दूसरी चीज, फाइबर वाली डाइट ज़्यादा लेनी है। मोटा आटा जैसे गेहूं का हो गया, बिना उसको छने हुए, मतलब चोकर वाला आटा, या फिर आप 2-4 अनाजों को मिक्स करके जो रोटियां खाएंगे, वो उनको बताएं कि वैसे आपको मेंटेन बना के लेना है ना। तो पहले, सबसे पहले क्या बोलेंगे, नो फीस्ट, दावत नहीं खानी है। ठीक, उसके बाद नो फास्ट, उपवास नहीं रहना है, नहीं रखना है ना। पता चला आपको शुगर है और आपने उपवास रख लिया, उसके बाद कहीं दवा ले ली, कुछ खाया पिया नहीं, तो हाइपो में चला जाएगा, फिर हाइपोग्लाइसीमिया उससे हो सकता है ना। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो नो फीस्ट, नो फास्ट। दूसरा, फिर क्या करेंगे हम लोग उसको हाई फाइबर डाइट के लिए, हाई फाइबर डाइट के लिए, या फिर मिक्स या फिर 2 या 4 अनाज मिक्स वाला आटा यूज करना है। ठीक है, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस तरीके से। तो ये तो हमारा डाइटरी काउंसलिंग हो गया। दूसरी बात, ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज। ठीक, ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज। और मॉनिटर योर लिम्ब एंड अदर बॉडी पार्ट्स, प्रॉपर सन लाइट एक्सपोजर। ठीक है, प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। रोज आप धूप में बैठें, ठीक है, रोज धूप में बैठें। प्रॉपर अपने पूरे लिम्स के, लोअर लिम्स, अपर लिम्स, इसको चेक करें। और मेंटेन हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन को भी आपको मेंटेन करना है।
तो ये हमारा डाइटरी काउंसलिंग। अब हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पे आते हैं पहले, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक। मेडिकल ट्रीटमेंट में आएंगे, है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट को देने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड शुगर नॉर्मल कितना वैल्यू है, और कौन सा प्री डायबिटिक है और कौन सा डायबिटिक है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, आपको इधर वैल्यूज वगैरह बताते हैं। जो आपका रैंडम होगा, रैंडम ब्लड शुगर, वो एक मिनट, इसको पूरा टेबल बना लेते हैं पहले, है ना। देखो यहाँ हो जाएगा आपका फास्टिंग, ठीक। उसके बाद रैंडम ब्लड शुगर, उसके बाद पीपी मतलब खाने के बाद, उसके बाद HbA1c, ठीक है। तो ये नॉर्मल कितना होगा, प्री डायबिटिक और डायबिटिक किसको बोलेंगे, ठीक है। एक टेबल से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक, एक टेबल से इसको हम समझ लेते हैं। देखो फास्टिंग नॉर्मल, ये 100 to 125 mg/dl, ठीक। उसके बाद प्री डायबिटिक अगर है तो ऐसे नहीं, 70 to 100 mg/dl, फिर 100 to 125 mg/dl, ठीक। मोर देन 126 mg/dl। फास्टिंग अगर 70 से 100 है तो वो नॉर्मल रहेगा, 100 से 125 mg/dl है तो वो प्री डायबिटिक रहेगा, ठीक है। और 125 मोर देन 126 mg/dl है, मतलब कंफर्म हो गया कि वो डायबिटिक पेशेंट है। अब हमको उसको डाइट काउंसलिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज वगैरह बतानी पड़ेगी, और जो दवाएं हैं वो चलाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू देखते हैं, RBS रैंडम अगर 140 mg/dl है तो वो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद 140 to 199 mg/dl है तो उसे हम प्री डायबिटिक बोलेंगे। अगर मोर देन 200 mg/dl तो वो कंफर्मेटिव डायबिटिक रहेगा। पीपी का क्या होगा, 140, इसमें भी ऐसे ही होगा, 140 mg/dl है तो नॉर्मल, और 140 to 199 mg/dl है तो प्री डायबिटिक है, और मोर देन 200 है तो डायबिटिक है। अब HbA1c हीमोग्लाइकोसाइलेटेड टेस्ट, इसको कब करते हैं, लास्ट 3 मंथ की ब्लड शुगर को जानने के लिए कि वो कितना रहा, क्या रहा ब्लड शुगर लेवल उसका बॉडी में कंट्रोल रहा या नहीं रहा। तो नॉर्मल को 6% होगा, 6 to 7% होगा प्री डायबिटिक, और मोर देन 7% होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायबिटिक है, ठीक है। ये वैल्यूज हैं, इनके बिहाफ पे हम लोग देखेंगे किसका शुगर बढ़ा है किसका नहीं बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, दवाइयाँ क्या क्या हम लोग चला सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे इसका देखते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइगुआमाइड्स, एक ग्रुप होता है बाइगुमाइड, इसके अंदर कौन सी दवा आती है, उसको बोलते हैं
मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन 250 mg या फिर 500 mg को हम सुबह शाम एक बार, जैसे भी पेशेंट का शुगर है उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सल्फोनाइल यूरिएज। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिएज में कौन कौन सी दवाएं रहेंगी? ग्लिमिप्राइड, ग्लाइकोलाजाइड, ग्लिबेंक्लामाइड, ग्लिबेंक्लामाइड। ठीक है, ये दवाएं सारी आती हैं सल्फोनाइल यूरिएज में। उसके बाद हम लोग क्या देंगे? एकार्बोस, एकार्बोस। देन कौन सा ग्रुप आएगा हमारा? डायोन्स, डायोन्स। डायोन्स में दो दवाएं कौन सी? पायोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन। ठीक, ये तो हमारे टैबलेट्स फॉर्म में होंगे। इनको बोलते हैं हम ओरल हाइपोग्लाइकोसेमिक, ओरल हाइपोग्लाइकोसेमिक एजेंट, OHA शॉर्ट फॉर्म में। इनमें क्या बोलेंगे? ओरल हाइपोग्लाइकोसेमिक एजेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन। इंसुलिन कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी में कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रैपिड एक्टिव इंसुलिन, रैपिड एक्टिव इंसुलिन। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे शॉर्ट एक्टिव। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमिटेंट और लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड को क्या बोलेंगे हम लोग? एस्पार्टेट, एस्पार्टेट है ना, ग्लूलोसिन। ठीक है, और शॉर्ट को क्या बोलेंगे? रेगुलर इंसुलिन। ठीक, इंटरमिटेंट एनपीएच, एनपीएच। और ये क्या रहेगी आपकी? लैंटस और ग्लार्जिन, ग्लार्जिन। ठीक है, तो ये इतने टाइप की हमारी इंसुलिन होती हैं जिनको हम लोग पेशेंट को देते हैं अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल। उसमें भी हम देखें किस रेंज पे क्या ब्लड शुगर लेवल आया है, तो हमको वैसे देना है। ठीक है, स्लाइडिंग स्केल को शॉर्ट वीडियो में कभी फिर बता देंगे, अभी इतना ही जानिए आप लोग। ठीक है, तो दूसरी बात, रैपिड एक्टिव इंसुलिन
हो गया, शॉर्ट एक्टिव इंसुलिन हो गया, इंटरमिटेंट इंसुलिन हो गया और लॉन्ग एक्टिव इंसुलिन। जिसमें शॉर्ट एक्टिव इंसुलिन और इंटरमिटेंट जो इंसुलिन है उसको हम लोग आईवी और सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, आईवी प्लस सबक्यूटेनियस, ठीक है। रैपिड एक्टिंग को सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, और जो ग्लार्जिन रहता है इसको हम किसी के साथ मिक्स नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सबक्यूटेनियस ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायबिटीज मेलाइटस। एक बार ओवरव्यू करते हैं पूरा टॉपिक का, कैसे इसको बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस। इसमें या तो बीटा सेल प्रॉपर वर्क ना कर रही हो, या तो बाय बर्थ एब्सेंट हो, या फिर ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया। फिर टाइप देखेंगे, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद हम लोग आएंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है, उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और सीबीसी करवाएंगे, एबीजी करवाएंगे, आरबीएस फास्टिंग, पीपी, HbA1c, है ना। ये सारी चीज़ें देख के हमें पता लगेगा कि उसको क्या है। फिर मैनेजमेंट पे आएंगे। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, उसको पहले डाइटरी काउंसलिंग देंगे, एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, है ना। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट, जो ओरल दवाएं खाने वाली वो क्या है, फिर इंसुलिन थेरेपी। लास्ट टॉपिक बचता है हमारा जो कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं वो हम देख लें एक बार। कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटस। अब उसमें भी दो तरीके का होगा, एक एक्यूट होगा और एक होगा क्रॉनिक। तो एक्यूट जो हमारा है एक्यूट, और ये होगा क्रॉनिक। क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट का मतलब होता है जो विद इन 3 मंथ्स के अंदर हो या सडन हो गया हो, और क्रॉनिक का मतलब जो 3 मंथ से बाद की हिस्ट्री हो, ठीक है, लंबे समय से जो चलता आ रहा हो उसको हम क्रॉनिक बोलेंगे। तो एक्यूट में आपका कौन सा होगा, DKA। DKA मतलब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। ये जनरली चिल्ड्रंस में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, कीटोन जो है बॉडी में, उसमें बॉडी से टूट के, फैट जब टूटता है उससे कीटोन बनेगा और वो यूरिन में आने लगता है। एबीजी कराएंगे, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा, एयरवे मेंटेन करना है, फ्लूइड देना है, उससे हमें ब्लड शुगर को मेंटेन करना है। एक अलग टॉपिक हो गया, इसको अलग से बताएंगे, ठीक है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है। देन हम लोग आते हैं क्रॉनिक पे। क्रॉनिक दो टाइप का, कौन सा, एक होगा आपका मैक्रोवेस्कुलर और एक होगा माइक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर, ठीक है। माइक्रोवेस्कुलर में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, और न्यूरोपैथी, ठीक। ये 3। रेटिनोपैथी का मतलब ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना। बहुत लंबे समय से आपको डायबिटीज है, आप उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं और चावल, मिठाई, गुड़ ये सब ले रहे हैं, तो उसमें आपको आँख से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नेफ्रोपैथी, हमारी किडनी जो है AKI होगा, एक्यूट किडनी इंजरी, या किडनी फेलियर की तरफ चली जाएगी, उसमें यूरिन में प्रॉब्लम होगी, एडिमा हो जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा, ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। नेफ्रोपैथी, नंबनेस,
झंझनाहट, सुन्नपन पैरों में, जो पेरिफेरल पार्ट है दूर वाले, जैसे उंगलियों में, हाथों में, पैरों की उंगलियों में सनसनाहट, झंझनाहट, ये सब होने लगा है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन, ये माइक्रोवेस्कुलर जो छोटी छोटी वेसल्स हैं उनसे ये होता है। देन मैक्रो में हम लोग आएंगे, मैक्रोवेस्कुलर, इसमें क्या रहेगा मैक्रो में जैसे कि स्ट्रोक हो गया किसी को, स्ट्रोक, दूसरा इन्फार्क्ट, तीसरा डीवीटी, और चौथा एमआई। देखो, स्ट्रोक, किसी का ब्लड शुगर बहुत दिनों से अनकंट्रोल चल रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर अपना ना डाइट फॉलो कर रहा है, ना दवाएं ले रहा है ना एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें होगा का जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक है, तो एथ्रोमा होगा, एथ्रोमा जाके वेसल पे डिपॉजिट होगा, उससे एथ्रोस्क्लेरोसिस होगी, जिससे बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रोक होगा, इन्फार्क्ट होगा, ठीक है। और डीवीटी को बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो बड़ी वेन है जैसे पैरों की हो गई या और कहीं की हो गई, उनमें थ्रोम्बस बन जाना, वो थ्रोम्बस वहाँ से निकला आपके लंग्स में चला गया, दैट इज नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। या फिर हार्ट में कहीं जाके फंस गया तो उसमें अटैक हो जाएगा, उसको बोलते हैं एमआई या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये सारे हम लोग के हमारा जो है डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो गया। मैनेजमेंट कैसे करना है, डाइटरी काउंसलिंग कैसे करना है, ये आज क्लिनिकल की हमारी पहली डिजीज़ रही। कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा हमको। इस चैनल को अपने लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से रोज़ हम लोग एक ना एक डिजीज़ को शॉर्ट फॉर्म में या फिर लॉन्ग फॉर्म में जैसे जो डिजीज होगी उसको पढ़ते रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए बीके क्लासेस के साथ। आज के लिए थैंक यू।